मुझे आज भी वो दिन याद है जब सब कुछ बदल गया था। 3 साल पहले मैं गलती से एक दूसरी दुनिया में खींच लिया गया था, एक ऐसी दुनिया जो मैजिक पर बनी हुई थी। और जिस पल मैं वहां पहुंचा, मेरे अंदर कुछ बदल गया, क्योंकि मैं एक अजीब पावर के साथ जागा था जिससे मैं अपने घर ब्लू स्टार प्लैनेट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स महसूस कर सकता था। वहां के हर नेटिव ने जब इसके बारे में सुना तो मेरे मुंह पर हंसे और बोले कि मेरी गिफ्ट सिर्फ कचरा फेंकने के काम की है। लेकिन मुझे उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने चुपचाप वहां से इकट्ठा किया हुआ हर छोटा बड़ा मैजिकल नॉलेज सीधे अपनी गवर्नमेंट को भेजना शुरू कर दिया। जहां उस दुनिया के लोकल मैजिक्स को सबसे आसान स्पेल कास्ट करने के लिए भी घुटनों पर बैठकर कांपती श्रद्धा के साथ मंत्र पढ़ने पड़ते थे, वहीं मैंने बिना एक शब्द बोले वो चीज चला दी जिसे वे इटर्नल फॉरबिडन मैजिक कहते थे। और सिर्फ एक अटैक उस दूसरी दुनिया के पूरे शहर को नक्शे से मिटाने के लिए काफी था, क्योंकि मेरे घर पर साइंटिस्ट्स ने सिर्फ मैजिक को स्टडी नहीं किया था, उन्होंने उसे पूरी तरह सिस्टम में तोड़कर समझ लिया था और असेंबली लाइन पर बिना स्पेल बोलने वाले मैजिक को मास प्रोड्यूस करने का तरीका खोज लिया था। उसके कुछ समय बाद मेरे घर के टाओइस्ट्स ने पता लगाया कि यह नया माना असल में हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स में छुपी टेक्निक्स को पावर दे सकता है। और इसी डिस्कवरी ने कल्टीवेशन के उस पुराने रास्ते को फिर से जगा दिया जिसे ब्लू स्टार लगभग भूल चुका था। इसलिए जब आखिरकार मेरे होमलैंड ने लाखों कल्टीवेटर्स को गेट के जरिए उस दूसरी दुनिया में भेजा, तो उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि शुरुआत से हम सिर्फ खुद को बचाना चाहते थे। 3 साल बहुत लंबा समय होता है, इतना लंबा कि मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी इंसान भी उस दुनिया की बेरहमी देखकर अंदर से सुन्न हो गया था। और फिर भी मैं उस दिन के लिए तैयार नहीं था जब मुझे वापस मेरी अपनी दर्दनाक रियलिटी में खींच लिया गया। लिनफान, तुम्हारा सिटी टैक्स कल तक भरना है, और अगर इस बार तुम पैसे नहीं दे पाए तो हम तुम्हें वॉल्स के बाहर फेंक देंगे ताकि गूल्स तुम्हें खा जाएं। ये 3 साल पहले का मैं था। मुझे डिवाइन रेल्म नाम की जगह में फेंक दिया गया था, जहां मैंने सबसे नीचे से एक मामूली ट्रैवलिंग मर्चेंट की तरह शुरुआत की थी। एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक खुद खत्म हो रहा था, जमीन बंजर हो चुकी थी और हर जंगल में मॉन्स्टर्स रेंगते फिरते थे। अगर मैं अपनी ब्रेड बेचकर किसी तरह टैक्स नहीं जुटा पाता तो उन सिटी वॉल्स के बाहर फेंका जाना मतलब पक्की मौत थी, इसमें कोई शक नहीं था। अरे वॉइड टेलीपोर्टर, आज तुम्हारी ब्लैक ब्रेड बिक नहीं रही क्या? उनमें से एक ने मेरा मजाक उड़ाया और दूसरा हंसते हुए बोला, चलो अपना छोटा सा टेलीपोर्ट ट्रिक फिर से ट्राई करो, शायद इस बार तुम्हें सच में वो सारी चीजें वापस मिल जाए जो तुमने खो दी थी। मैंने ऐसी बातें इतनी बार सुनी थी कि अब मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। 1 साल पहले मैंने मटेरियल टेलीपोर्टेशन नाम का एक मर्चेंट टैलेंट अवेकन किया था। शुरुआत में मुझे लगा था कि यही मेरे बचने का रास्ता बनेगा, लेकिन मैं इसके जरिए जो भी भेजता था वो आइटम बस गायब हो जाता था, पूरी तरह निगल लिया जाता था, खत्म हो जाता था। मैंने इसे समझने में अपना हर कॉइन लगा दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। यहां तक कि मेरे पास अपनी लॉजिंग भी भरने के पैसे भी नहीं बचे। तभी अचानक किसी ने हैरानी से कहा, वो तो, और दूसरी आवाज ने सम्मान से जवाब दिया, ये वेल्थ और वॉर की गॉडेस लेडी सनमे यशुंतर हैं। वह भीड़ के सामने उतरी और ऐसी आवाज में बोली जो पूरे स्क्वायर में गूंज गई, डिवाइन रेल्म के बच्चों, हमारी दुनिया सूख रही है, लेकिन निराश मत हो। गॉड्स ने तुम्हारे लिए नई उम्मीद खोज ली है, एक अमीर और भरपूर प्रॉमिस्ड लैंड जो जीतने के लिए इंतजार कर रही है। बस 10 साल इंतजार करो। जब समय आएगा हम तुम्हें एक महान एक्सपीडिशन पर ले जाएंगे और वहां की हर जीवित चीज तुम्हारी स्लेव बन जाएगी। भीड़ चिल्लाने लगी, एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन। लेकिन मैं ये सब देखकर भी कुछ महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि गॉड्स चाहे कितने भी बड़े वादे कर रहे हों, मेरे जैसे चींटी समान इंसान के लिए उसका कोई मतलब नहीं था। और तभी मुझे एहसास हुआ, वो प्रॉमिस्ड लैंड, वो जगह जिसे वे जीतना चाहते थे, ब्लू स्टार थी, मेरा घर। मेरे अंदर गुस्से की एक तेज लहर उठी, लेकिन वह तुरंत ही निराशा में दब गई, क्योंकि मेरे जैसा भूखा और कमजोर इंसान आखिर गॉड्स की इच्छा को रोकने का हक कैसे रखता था। लेकिन उसी गुस्से और बेबसी के टकराव के बीच अचानक मैंने उन्हें देखा। मेरे दिमाग की गहराई में अनगिनत हल्के रोशनी के बिंदु चमक रहे थे, और झटके के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये वही सारे आइटम्स थे जिन्हें मैंने पिछले 1 साल में टेलीपोर्ट करने की कोशिश की थी और फेल समझा था। मैंने उन्हें छूने की कोशिश की, पहली बार उन्हें सही से महसूस किया और पाया कि वे सब अर्थ पर पहुंचे हुए थे। मैं जल्दी से अपनी टूटती हुई झोपड़ी में वापस भागा, पीछे से टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा बंद किया और अपना पूरा ध्यान अपने दिमाग में लगा दिया। वे रोशनी के बिंदु बीकन्स की तरह चमक रहे थे, मेरे होमलैंड के हर कोने में फैले हुए थे, और मैंने उस चीज पर फोकस किया जो कभी मेरी सबसे कीमती पोजीशन थी, रिट्रीव,
ये सच में काम कर गया। मैंने क्ले जार को उल्टा किया और कुछ भी निकलने की उम्मीद की, लेकिन उसमें से आम मिट्टी की धारा बाहर गिरने लगी। मैंने थोड़ी सी मिट्टी अपनी उंगलियों में पकड़ी और उसे अपनी नाक के पास लाया, और मेरा पूरा शरीर जम गया, क्योंकि ये डिवाइन रेल्म की सड़ी हुई करप्टेड सॉइल की बदबू नहीं थी। ये बारिश के बाद मेरे होमलैंड की खुशबू थी। मेरा टैलेंट असल में कभी फेल हुआ ही नहीं था, एक बार भी नहीं। अगर ये मिट्टी से भरा जार वापस ला सकता था तो ये बहुत कुछ वापस ला सकता था। मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया बनने लगा। इस दुनिया की जमीन मर चुकी थी और इसके लोग भूखे थे। यहाँ फ्लोर का एक छोटा बैग भी एक स्लेव खरीद सकता था, जबकि मेरे घर में खाना ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई दो बार सोचता भी नहीं था। मैं अभी भी वही छोटी सी चींटी था जो हमेशा से था, लेकिन अब ये चींटी दो पूरी दुनियाओं को अलग करने वाली दीवार में सीधा काट सकती थी। अकेले मैं कुछ नहीं बदल सकता था, लेकिन सच में मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे मेरा होमलैंड खड़ा था। मैं वापस इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्पेल बुक्स, वेपन्स, सब कुछ भेज सकता था। 10 साल मेरे देश के लिए गॉड्स के खिलाफ लड़ने का तरीका खोजने के लिए काफी होने चाहिए थे, लेकिन ये सब होने से पहले मुझे खुद सरवाइव करना था। वो मिट्टी का जार ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 दिनों की लॉजिंग फीस निकाल सकता था, इसलिए अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे ब्लू स्टार से मदद मांगनी थी। और मुझे पता था अगर मैंने सीधे किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में टेलीपोर्ट किया तो शायद वे मुझे खतरा समझेंगे और मेरी भेजी हुई चीज को नष्ट कर देंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मैंने अपने बेड के नीचे से स्टोन बेली पिग लेदर से बना एक सूखा और पुराना पाउच निकाला, ग्रे वेल स्पाइन पेपर की एक शीट और चारकोल का एक टुकड़ा ढूंढा, और जितनी तेजी से हो सकता था लिखना शुरू कर दिया। हर लाइन को 2 बार चेक करने के बाद मैंने लेटर को पाउच में मोड़ा, अपनी स्पिरिचुअल पावर का आखिरी हिस्सा इकट्ठा किया और उसे ब्लू स्टार के कूनऑर्डिनेट्स की तरफ भेज दिया। 3 दिन। मेरे पास बस इतना ही समय बचा था। 3 दिन, और मुझे बस भरोसा करना था कि यह काम करेगा। इसी बीच ब्लू स्टार पर वापस एक आम से छोटे नेबरहुड में मेरी माँ घर आई और मेरी फोटोग्राफ को खाली नजरों से देखने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मेरे गायब होने के बाद पिछले 3 सालों से हर दिन करती आ रही थी। उस समय में उसने ऑनलाइन ट्रैकिंग की जितनी भी तरकीबें मिल सकती थीं वो खुद सीख ली थी, और परिवार की ज्यादातर बचत एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को रखने में खर्च कर दी थी, ताकि साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर उसकी तलाश करवाई जा सके। लेकिन बदले में उसे हर बार सिर्फ 4 ठंडे शब्द मिलते थे, मिसिंग पर्सन। फिर अचानक वह झटके से सीधी बैठ गई, क्योंकि कॉफी टेबल के ठीक बीच में एक गहरा पुराना पाउच रखा था जो उस सुबह वहां नहीं था। घर से निकलने से पहले उसने खुद उस टेबल को साफ किया था। यह कैसे हो सकता था? जब उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर उसे छुआ तो सिर्फ उसका टेक्सचर महसूस करते ही उसके शरीर में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। डर उसकी रीढ़ तक चढ़ने लगा, लेकिन तभी एक सोच ने उसे आगे बढ़ने की थोड़ी हिम्मत दी। उसने कांपती उंगलियों से गांठ खोली और उसे खोला। अंदर उसे खुरदरे कागज की एक साफ सुथरी मोड़ी हुई शीट मिली, और जैसे ही उसने उस लिखावट को पहचाना उसका पूरा शरीर जम गया। मॉम, ये मैं हूं लिन फैन, मैं मरा नहीं हूं, मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया हूं, लेटर में लिखा था, और वह तुरंत समझ गई कि यह उसके बेटे की ही लिखावट थी। मैं अब ऐसी दुनिया में हूं जहां मैजिक और गॉड्स मौजूद हैं, और यहां के गॉड्स 10 साल बाद ब्लू स्टार पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक टैलेंट जगाया है जिससे मैं चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन हर बार मैं सिर्फ 500 ग्रेन्स तक भेज सकता हूं, और इसे हर 3 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता हूं। मॉम, यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। प्लीज इस पाउच को आटे से भर देना, और याद रखना कुल वजन 500 ग्रेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 72 घंटे बाद मैं इसे वापस टेलीपोर्ट कर लूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करना मॉम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, जैसे कुछ बंद पड़ गया हो, और फिर सारी बातें एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ी। समय यात्रा, मैजिक, अर्थ पर हमला, ये सब उसे पूरी तरह बकवास लग रहा था। उसे लगा ये जरूर किडनैपर्स होंगे जो अपने निशान छुपा रहे हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए किसी कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वरना वे पैसे लेने से मना करके आटा क्यों मांगते? उसे पूरा यकीन था कि वो रसोई वाला आटा नहीं था, वो सफेद पाउडर यानी ड्रग्स के लिए कोड था, और वे उसे इसमें फंसाकर अपना साथी बनाना चाहते थे। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, क्या ये 110 है? मुझे एक अपराध की रिपोर्ट करनी है। हेलो मैम, क्या इमरजेंसी है? ऑफिसर ने पूछा। मुझे अभी मेरे बेटे का लेटर मिला है जो 3 साल से गायब है, और ये फिरौती का लेटर है। किडनैपर्स को पैसे नहीं चाहिए, उन्हें गैर कानूनी सामान चाहिए। किडनैपिंग केस? शांत रहिए, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं।
कुछ ही देर बाद दो ऑफिसर्स उसके दरवाजे पर पहुंच गए। हेलो मिस लिन, हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हैं, उनमें से एक ने कहा। और अंदर आने के बाद उसने अपनी सारी शंका बताई और सीधे टेबल पर रखे पाउच की तरफ इशारा किया। यही है। ऑफिसर जंग वेई ने पहले उसे ध्यान से देखा, फिर सफेद ग्लव्स पहनकर उसे सबूत की तरह उठाया। उसने उसके अजीब अनजाने टेक्सचर, ऊपर बने अनोखे पैटर्न्स और पास जाते ही आने वाली ऐसी गंध को नोटिस किया जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। जिसने भी ये किया है उसने पकड़ से बचने के लिए खुद का कागज बनाने तक की बहुत मेहनत की है। उसने कहा, मिसेस लिन, चिंता मत कीजिए, हम इसे पूरे एनालिसिस के लिए स्टेशन ले जा रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। लैब में वापस पहुंचकर उसने अपने साथी से कहा, ओल्ड वॉन्ग, मेरी एक मदद करो और इस कपड़े की जांच करो। देखते हैं इससे कोई सुराग मिलता है या नहीं। क्रिमिनल्स हर साल ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं। ओल्ड वॉन्ग ने बिना देर किए पाउच से एक छोटा सैंपल काटा और उसे पूरे जीनोम सीक्वेंसर में डाल दिया। लेकिन आधे घंटे बाद उसके चेहरे की शांति पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जंगवे, यहां ना आओ, उसने आवाज लगाई। मैंने ये पता करने के लिए मटेरियल को सिस्टम में डाला कि ये किस चीज का बना है, लेकिन डेटाबेस में इसका एक भी मैच नहीं मिल रहा। इसका फाइबर स्ट्रक्चर हमारे रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी चीज से नहीं मिलता। और बैग खुद? जांगवे ने पूछा। वो तो और भी अजीब है, ओल्ड वॉन्ग ने कहा। हमने इससे डीएनए निकाला क्योंकि हमें लगा ये किसी तरह की पिग मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इसका सीक्वेंस पिग से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो एनिमल नहीं है? इंसान? वो भी नहीं। इसलिए हमने इसे प्लैनेट पर मौजूद हर सीक्वेंस्ड स्पीशीज से मिलाया। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, यहां तक कि इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स से भी। लेकिन कुछ भी मैच नहीं हुआ, एक भी नहीं। सीधे बताओ, यह असल में आया कहां से है? ओल्ड वैंग ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज धीमी हो गई। ये डीएनए ब्लू स्टार के किसी भी जाने पहचाने जीव का नहीं है, एक भी नहीं। और कहीं वॉइड के उस पार। मेरे दिमाग में बार बार सिर्फ यही बात घूम रही थी कि मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया था, मैजिक और गॉड्स की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां खुद गॉड्स मेरे घर पर हमला करने के लिए 10 साल की उल्टी गिनती कर रहे थे। और अर्थ पर वापस उस नामुमकिन रिजल्ट को देखते हुए हवा में सिर्फ एक ही सवाल बचा था कि क्या यह सब सच में हो सकता है। जांगवेई ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो, यह म्यूनिसिपल ब्यूरो की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेशन से जांगवेई बोल रहा हूं। मुझे तुरंत आपके कैप्टन ली से बात करनी है। मेरे पास एक ऐसा केस है जो बेहद अजीब है। शायद इसे सीधे प्रोविंशियल ब्यूरो तक भेजना पड़े, शायद उससे भी ऊपर। उसकी रिपोर्ट ने तुरंत हलचल मचा दी और कमांड की एक के बाद एक लेयर्स पार करने के बाद वो टॉप सीक्रेट फाइल आखिरकार स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्टर वांगचन के हाथों में पहुंची। ट्रिपल हीलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, डिवाइन रेल्म की यात्रा, 10 साल बाद ब्लू स्टार पर हमला। क्या यह दुश्मन सच में किसी दूसरी दुनिया से आने वाला था? उन पागलपन जैसी लगने वाली बातों को नॉन अर्थ डीएनए पहचान रिपोर्ट के साथ पढ़ना ही उसके शरीर में ठंडक दौड़ाने के लिए काफी था। और उसने बिना देर किए फोन उठा लिया। ओल्चन, मैं वंगचन बोल रहा हूं। मिनिस्टर वांग, इस समय आपका कॉल आने की क्या वजह हो सकती है? कोई और मुश्किल मामला? पहले की हर चीज से ज्यादा मुश्किल। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हारी फैसिलिटी के सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट से खुद जांच करवानी है। मुझे सबसे पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग और एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एनालिसिस चाहिए जो तुम कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसने स्टेट सिक्योरिटी को इतना परेशान कर दिया? एक बायोलॉजिकल सैंपल जो शायद अर्थ का है ही नहीं। मुझे एड्रेस भेजो, मैं खुद अपनी टीम लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं, मैं इसे खुद तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। वांग चेन ने सील्ड केस को अपने हाथों से चेन हैपिंग तक पहुंचाया और एक के बाद एक चेक पॉइंट्स और पूरे डिकैंटेमिनेशन कॉरिडोर से गुजरने के बाद वे आखिरकार P4 बायोसेफ्टी लैब में पहुंचे। चेन हैपिंग ने डबल ग्लव्स पहने और खुद इक्विपमेंट चलाया। हाई प्रिसीजन रोबोटिक आर्म की मदद से लेदर पाउच से लगभग ना दिखने वाला छोटा सैंपल निकाला। सैंपल को जल्दी से एक के बाद एक मशीन्स में भेजा गया। पूरा जीनोम सीक्वेंसर चलने लगा और मास स्पेक्ट्रोमीटर के लेजर्स उस मटेरियल पर आगे पीछे स्कैन करने लगे। वांग चेन ऑब्जर्वेशन विंडो के सामने खड़ा होकर चुपचाप सब देखता रहा। वह सामने तेजी से गुजरते हुए आंकड़ों की धाराओं को नहीं समझ सकता था, लेकिन वह लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता था। और जैसे जैसे जांच गहराई में गई,
उसने कमरे के सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट को ध्यान भरी जिज्ञासा से उलझन में बदलते देखा। फिर वह उलझन पूरी हैरानी में बदल गई, यहां तक कि वे सभी अपनी जगह जम गए और स्क्रीन को देखते रह गए। उनके मुंह थोड़े खुले थे, जैसे वे सांस लेना ही भूल गए हों। चेन हापिंग तेजी से मुख्य कंसोल के पास गया और खुद असली डेटा निकालने लगा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, माथे पर पसीना आ रहा था, जब तक आखिरकार वह रुक गया, धीरे से अपना सिर उठाया और प्रोटेक्टिव ग्लास के उस पार वांगचन को ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखा जिसमें खुशी, हैरानी और डर तीनों मिले हुए थे। मिनिस्टर वांग, आपको आपको ये खुद आकर देखना होगा। वांगचन दरवाजा खोलकर अंदर गया और उसने ऊपर सेंट्रल स्क्रीन पर चमक रहे स्ट्रक्चर डायग्राम को देखा, जहां 3 मोलेकुलर स्ट्रैंड्स एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे लिपटे हुए थे जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये इसका डीएनए मॉडल है, चेन हैपिंग ने कहा। स्थिर, प्राकृतिक, एक परफेक्ट ट्रिपल हेलिक्स। ब्लू स्टार पर मौजूद हर जीवन डबल हेलिक्स पर बना है, लेकिन ये ट्रिपल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीवन के सबसे बुनियादी कोड से ही ये हमारे जैसे सिस्टम का हिस्सा कभी था ही नहीं। और ये? वांग चेन ने दूसरे रिजल्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अज्ञात तत्व। हमने सैंपल से कम 3 बिल्कुल नए स्थिर तत्व अलग किए हैं। उनमें से कोई भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है। ये शब्द वंगचन को किसी जोरदार झटके की तरह लगे और उस लेटर की सारी बातें फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। काबू से बाहर, अलग जीवन कोड, अलग फिजिक्स के नियम। ओल्ड चेन, अभी सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करो और मुझे सबसे सुरक्षित इनक्रिप्टेड चैनल से भेजो। आज इस बिल्डिंग में जो कुछ भी हुआ, हर डेटा, इसमें शामिल हर इंसान, सब कुछ देश के सबसे ऊंचे सीक्रेट लेवल में रखा जाएगा। जब तक तुम्हें मुझसे सीधा आदेश ना मिले, कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा, एक कदम भी नहीं। फिर वह मुड़ा और बोला, मैं वंग चेन बोल रहा हूं, मुझे तुरंत लाइन 1 से कनेक्ट करो। ये इमरजेंसी है, सबसे ऊंचा प्रायोरिटी लेवल। मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे ऊंचा प्रायोरिटी लेवल। उसने खिड़की से बाहर रोशनी से चमकते शहर को देखा, सड़क पर चलते लोगों को, सबवे से बाहर निकलती भीड़ को, जल्दी में गुजरते डिलीवरी राइडर्स को। हर कोई अपनी हमेशा वाली आरामदायक जिंदगी में जी रहा था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा खतरा जो ये सब बदल सकता था, चुपचाप पहले ही आ चुका था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि चाइना के हर बड़े डिपार्टमेंट के सभी टॉप ऑफिशियल्स एक विशाल ओवल महोगनी कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों तरफ बैठे थे और किसी के चेहरे पर नींद का कोई निशान नहीं था, सिर्फ आने वाले तूफान का भारी दबाव था। एकेडमिशियन चेन हाइपिंग बड़े डिस्प्ले के पास खड़ा होकर कमरे में सभी को जांच के हर रिजल्ट के बारे में समझा रहा था, और जैसे ही उसने खत्म किया, वांग चेन गंभीर चेहरे के साथ उठा और आगे आया। अब तक जो हमें पता चला है उसके आधार पर पहली बात, दूसरी दुनिया का अस्तित्व लगभग साबित हो चुका है। दूसरी बात, वह दुनिया मैजिक नाम के पावर सिस्टम पर चलती है और उसकी नींव शायद फिजिक्स के बिल्कुल नए नियमों पर आधारित है। तीसरी बात, उस दुनिया की सभ्यता गिरावट में है और 10 साल बाद वह ब्लू स्टार को अपने एकमात्र हमले के लक्ष्य के रूप में चुनेगी। चौथी बात, हमारा नागरिक लिन फैन इस समय हमारी जानकारी का अकेला स्रोत और हमारी एकमात्र उम्मीद है। पांचवी बात, लिन फैन के अगले सामान वापस लेने के समय से पहले हमारे पास 12 घंटे से भी कम समय बचा है। किसी ने पूछा, क्या हम लेटर में बताए गए दोनों तरफ टेलीपोर्टेशन को अभी साबित कर सकते हैं? यह हमारे पास उसकी एबिलिटी को सच साबित करने का सबसे अच्छा मौका है और कॉमरेड लिन फैन से असली संपर्क बनाने का एकमात्र मौका भी। उसी समय ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिस्ट्रिक्टेड स्पिरिट रिसर्च लैब में दूसरी दुनिया से आया पाउच एक क्वार्ट्ज वैक्यूम डोम के नीचे बंद रखा था, जिसकी लाइव तस्वीर सीधे मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, और उस कमरे में अब सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जैसे ही सेकंड हैंड तय किए गए समय के आखिरी निशान को पार कर गया, आटे और उम्मीद से भरा वो बैग अचानक हवा में गायब हो गया और उसी पल हर सेंसर की रीडिंग 0 हो गई। कमरे में हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। दूसरी दुनिया सच थी, डिमेंशन का रास्ता सच था, और इसका मतलब था कि खतरा भी सच था। हम अपनी पूरी सभ्यता की किस्मत किसी दुश्मन की दया पर नहीं छोड़ सकते। किसी ने कहा, कॉमरेड लिन फैन, वो अकेली तलवार है जिसे हमने दुश्मन के इलाके में पहुंचाया है। वहां हमारी एकमात्र आंखें, हमारा एकमात्र हाथ,
अभी से हम अदर वर्ल्ड स्ट्रैटेजिक कमांड बनाएंगे और कॉमरेड लिन फैन की मदद के लिए कोई भी कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी फैसला पूरे कमरे में गूंज उठा। वांग चेन कमांडर इन चीफ बनेगा, देश के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करेगा और हर जरूरी डिपार्टमेंट के सभी साधनों को जोड़ेगा। और उसका मिशन सिर्फ एक था, 10 साल के अंदर पूरे देश की ताकत को इकट्ठा करके उस छोटे और कमजोर रास्ते से भेजना जो हर 3 दिन में सिर्फ एक बार खुलता था और जिसकी लिमिट सिर्फ 500 ग्रेन्स थी, और उसी के जरिए दूसरी दुनिया में मौजूद अपने अकेले योद्धा को मजबूत बनाना था। वापस उस दूसरी दुनिया में मुझे याद भी नहीं था कि कितने दिन हो गए थे जब मैंने कुछ अच्छा खाया था। तेज भूख मेरे अंदर ऐसे जकड़ी हुई थी जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे दबा रहा हो, और हर एक पल ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई धारदार चीज धीरे धीरे मेरे जख्मों पर चल रही हो। तभी कैप्टन बार्टन मुझे ढूंढते हुए आया। लिन फैन, तुम्हारा वो जार ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की रहने की फीस दे सकता है, और आज मिलाकर तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर उसके बाद तुम फी नहीं दे पाए तो तुम्हें पता ही है ब्लैकस्टोन सिटी में क्या होता है। मेरे अंदर उम्मीद और निराशा दो जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थी, लेकिन शुक्र है दर्द भरी 72 घंटे की गिनती आखिरकार 0 पर पहुंच गई। मैंने जल्दी से अपना ध्यान लगाया और अपने मन की गहराई में उतर गया और लगभग तुरंत पाउच के कोऑर्डिनेट्स पकड़ ली। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें साफ महसूस किया, मेरा दिल बैठ गया। कोऑर्डिनेट्स बदल क्यों गए थे? क्या कुछ हो गया था? क्या मॉम खतरे में थी या उसने बस बैग खो दिया था? मैंने जबरदस्ती अपना डर दबाया और पाउच को वापस खींच लिया। अंदर कुछ था। मैं इंतजार नहीं कर सका। मैंने जल्दी से उसे खोला और एक साफ ताजा गेहूं की खुशबू सीधे मेरी नाक तक पहुंच गई। ये डिवाइन रेल्म के धूल और अजीब गंध से मिले खराब अनाज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये मेरे घर की पहचान वाली खुशबू थी, और आटा खुद मेरी सोच से भी कई गुना बेहतर था। मॉम ने जरूर मेरी हर बात को गंभीरता से लिया होगा। वह जरूर दूर दूर तक जाकर सबसे अच्छा आटा ढूंढ कर लाई होगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बीच में मेरा हाथ किसी बिल्कुल अलग एहसास वाली चीज से टकराया। वो एक कागज था, इतना पतला और हल्का कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अजीब तरह से मजबूत था, और उसके ऊपर साफ बड़े अक्षरों में एक ही लाइन लिखी थी, कॉमरेड लिन फैन, चाइना को तुम पर विश्वास है। जिस पल मैंने कॉमरेड शब्द देखा, उसी पल सारी बातें मेरी समझ में आ गईं। मॉम ने सिर्फ मुझ पर भरोसा करने का फैसला नहीं किया था, बल्कि उसने ये बात अधिकारियों तक पहुंचा दी थी, और सरकार ने भी दूसरी दुनिया में फंसे हुए एक इंसान पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था। 3 साल की भूख, 3 साल तक अकेले निराशा में लड़ते रहना, और उस एक पल में आखिरकार मुझे ऐसी जगह मिल गई जहां मैं अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर निकाल सकता था। मेरी सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट और सारी बेबसी मेरी आंखों में गर्म आंसुओं की तरह उमड़ आई। मैंने उस पतले से कागज को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे मैं पूरी दुनिया को पकड़ रहा हूं, क्योंकि आखिरकार मुझे समझ आ गया था कि अब मैं कोई अकेला भटका हुआ इंसान नहीं था। मेरे पीछे मेरा महान देश खड़ा था। जब मैं शांत हुआ तो मैंने तुरंत आगे की तैयारी शुरू कर दी। ज्यादातर आटे को सावधानी से वापस पाउच में भरा, उसे अपने बिस्तर के नीचे खोदे हुए गड्ढे में छुपाकर ऊपर से लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया। फिर बचे हुए 1/3 आटे को साफ कपड़े के टुकड़े में बांधा और अपनी शर्ट के अंदर रख लिया। उसके बाद मैं सीधे ब्लैकस्टोन सिटी की शोर से भरी सड़कों पर निकल गया और पूरे शहर की सबसे बेहतरीन बेकरी गोल्डन व्हीट फ्रेग्रेंस की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही एक वर्कर मुझ पर चिल्लाया, वहीं रुक जाओ, ये गोल्डन व्हीट फ्रेग्रेंस है, इज्जतदार लोगों की जगह, तुम्हारे जैसे गंदे आदमी के लिए नहीं। लेकिन मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गया। उसकी हैरान गालियों और आसपास के लोगों की उत्सुक नजरों के बीच मैंने आराम से कपड़े में बंधा हुआ सामान काउंटर पर रखा और पूरी दुकान के सामने उसे खोल दिया। जैसे ही वो बिल्कुल साफ और चमकदार सफेद आटा सबके सामने आया, पूरी बेकरी जैसे एक पल के लिए जम गई। तभी दुकान का मालिक ग्रेली गुस्से में बोला, ये इतना शोर किस बात का है? मेरी दुकान में तमाशा करने की हिम्मत किसने की? वो किसी फटेहाल भिखारी को भगाने के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर काउंटर पर रखे उस चमकदार सफेद आटे पर पड़ी और उसका सारा गुस्सा वहीं गायब हो गया। वह तेजी से आगे आया और उस आटे को ध्यान से देखने लगा, क्योंकि इतना सफेद आटा होना नामुमकिन था।
कम से कम उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने सावधानी से अपना मोटा हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ा सा आटा ऐसे उठाया जैसे कोई कीमती खजाना पकड़ रहा हो। वह महसूस कर सकता था कि यह कितना बारीक, कितना मुलायम और कितना हल्का था। इसमें जरा सी भी गंदगी नहीं थी। फिर भी ग्रेली ने अपने अंदर उठ रही खुशी को दबाया और ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, ठीक ठाक है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। चलो मैं बड़ा दिल दिखाता हूं, 60 कॉपर कॉइन्स दूंगा और पूरा ले लूंगा। ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई, क्योंकि 60 कॉपर कॉइन्स से 3 लोगों का परिवार पूरे हफ्ते तक ब्लैक ब्रेड खा सकता था। मैं बस बिना कुछ बोले उसका नाटक देखता रहा और फिर शांति से आटा वापस अपने बैग में भरने लगा। जैसे ही ग्रेली ने यह देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह तुरंत बोला, अरे रुको रुको छोटे भाई, बात तो करते हैं। अगर कीमत पसंद नहीं आई तो फिर से तय कर लेते हैं। एक सिल्वर कॉइन कैसा रहेगा या 100 कॉपर? मैंने शांत आवाज में कहा, यह तो लूट है। 100 कॉपर में तो मार्केट की सबसे सस्ती कैटफोक स्लेव खरीदी जा सकती है। मैं चलता हूं। यह सुनकर ग्रेली और घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं रुको, अगर इस आटे से ब्रेड बनाकर नोबल्स को बेचा गया तो फायदा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये लो 100 कॉपर। मैंने पैसे गिनकर पक्का किया, कॉइन पाउच उठाया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। उस छोटी सी दौलत को लेकर मैं अपनी टूटी हुई झोपड़ी वापस नहीं गया, बल्कि सीधा मार्केट पेट्रोल स्टेशन पहुंचा। और जब आखिरकार बाहर निकला तो मैंने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि उस दिन से कम कुछ समय के लिए मैं ब्लैकस्टोन सिटी की दीवारों के अंदर सुरक्षित था और अब मेरे पलटवार की तैयारी शुरू करने का समय आ गया था। दूसरी तरफ ग्रेली उस ब्रेड को देखकर खुद हैरान था और बड़बड़ाने लगा, ये सच में मैंने बनाया है? बॉस, तुम अंदर आखिर क्या चीज बना रहे हो? ये तो मुझे थका कर रख देगा। वह अपनी दुकान के बाहर जमा होती भीड़ को देखकर घबरा भी रहा था और उत्साहित भी था। उसने ब्रेड की ट्रे उठाई, दरवाजे पर आया और एक ब्रेड ऊपर उठाते हुए बोला, अभी अभी बनी होप व्हाइट ब्रेड, सबसे बेहतरीन चीजों से तैयार, मेरे अपने हाथों से बनाई गई, बहुत कम मात्रा में है, आज सिर्फ 10 मिलेंगी। तभी किसी ने चिल्लाकर पूछा, एक की कीमत कितनी है? ग्रेली ने जवाब दिया, एक होप व्हाइट ब्रेड, 30 कॉपर कॉइन्स। ये सुनकर कोई हैरान होकर बोला, 30 कॉपर? इतने में तो मैं पूरा महीना रह सकता हूं। इतनी महंगी? लेकिन तभी कोई आगे आया और चिल्लाया, हटो हटो, सब रास्ते से हटो, मुझे 3 चाहिए, बाकी पैसे रख लो। ग्रेली ने जितनी इज्जत के साथ हो सकता था उसे 3 ब्रेड दी और फिर पहले अपने हाथ में चमक रहे 3 सिल्वर कॉइन्स को देखा, फिर बची हुई 7 ब्रेड को ऐसे देखने लगा जैसे वे कोई अनमोल चीज हो। अंदर से वह खुशी में डूब चुका था, क्योंकि उसकी किस्मत चमक गई थी। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ एक शानदार हवेली में वाइकाउंट डुबोआ अपनी महंगी कुर्सी पर बैठा था और नौकर द्वारा लाई गई ब्रेड में से एक टुकड़ा बिना किसी खास उम्मीद के उठा रहा था। नौकर ने कहा, आपकी पेस्ट्रीज माय लॉर्ड। लेकिन जैसे ही ब्रेड उसकी जीभ से छुई, वाइकाउंट वहीं रुक गया। इस दुनिया में इतनी स्वादिष्ट चीज कैसे हो सकती थी? क्या स्वर्ग का स्वाद ऐसा ही होता है? अगले ही पल उसकी सारी नोबल शांति और शान टूट गई और वह किसी भूखे आदमी की तरह ब्रेड खाने लगा। बार बार उसे अपने मुंह में भरता गया और कुछ ही पलों में तीनों ब्रेड खत्म हो गई। जब उस जबरदस्त स्वाद का असर धीरे धीरे कम हुआ, तब उसका दिमाग फिर से चलने लगा। उसने सोचा, अगर अगले महीने के नोबल बैंक्वेट में मैं ऐसी ब्रेड परोस सकूं तो वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाएगा, मुझसे जलने लगेगा और पूछेगा कि मुझे ये कहां से मिली। उसने तुरंत आदेश दिया, मुझे अभी उस बेकरी पर ले चलो, मैं उनकी सारी ब्रेड खरीदना चाहता हूं। लेकिन नौकर ने कहा, माय लॉर्ड, उस दुकान में शुरुआत से ही सिर्फ 10 ब्रेड थी। यह सुनकर वाइस काउंट बोला, सिर्फ 10? तुरंत गाड़ी तैयार करो, मैं खुद देखना चाहता हूं कि यह बेशर्म नया आदमी आखिर है कौन। जब वाइकाउंट वहां पहुंचा तो ग्रेली ने झुककर उसका स्वागत किया और कहा, योर लॉर्डशिप, आपका मेरी छोटी सी दुकान पर आना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन वाइस काउंट ने उसे रोकते हुए कहा, चापलूसी बंद करो, वो व्हाइट ब्रेड कितनी बची है? मुझे सारी चाहिए। ग्रेली ने डरते हुए जवाब दिया, माय लॉर्ड, आज के लिए सब बिक चुकी है। ये सुनते ही वाइस काउंट गुस्से में बोला, मोटे सुअर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे, लेकिन कल तक मेरे लिए वही ब्रेड तैयार होनी चाहिए। अगर फेल हुए तो मैं खुद तुम्हें दीवारों के बाहर फेंक दूंगा ताकि गूल्स तुम्हें खा जाएं।
वाइकाउंट के गुस्से में चले जाने के बाद ग्रेली पूरी तरह टूट गया और बड़बड़ाने लगा कि अब वह खत्म हो चुका है, सच में पूरी तरह खत्म हो चुका है। फिर वह भागता हुआ मुझे ढूंढने आया और विनती करते हुए बोला, ब्रदर लिन फैन, प्लीज मुझे बचा लो। वाइकाउंट डुबोआ को कल 10 और ब्रेड चाहिए, वरना वो मुझे दीवारों के बाहर फेंक देगा घूल्स के सामने। उसकी बात सुनकर मैंने सिर्फ पूछा, तो? इस पर ग्रेली और ज्यादा बेचैन होकर बोला, ब्रदर लिन फैन, प्लीज मुझे वो सफेद आटा और बेच दो। तुम जो कीमत बोलोगे मैं दूंगा। मैंने उसे बताया कि वो आटा मुझे शहर के बाहर रूइंस में सिर्फ किस्मत से मिला था और अब मेरे पास वैसा आटा और नहीं बचा है। ये सुनते ही ग्रेली का चेहरा उतर गया और वह घबराकर बोला कि अगर आटा खत्म हो गया है तो उसकी मौत पक्की है, जब तक कोई दूसरा रास्ता ना मिल जाए। उसकी बात सुनकर मैंने पूछा, कैसा रास्ता? शायद मैं और ढूंढ सकूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बात सुनते ही ग्रेली ने बिना सोचे पूछा कि कैसी शर्त है, बस बताओ। अगर इससे मेरी जान बच सकती है तो मैं कुछ भी मानने को तैयार हूं। मैंने उसे बताया कि आज से मेरे दिए हुए आटे से बनने वाली हर ब्रेड के फायदे का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनते ही वह चौंक गया। आधा? ये तो... लेकिन जैसे ही मैंने जाने का इशारा किया, वह तुरंत घबरा गया और बोला, रुको रुको, मैं मानता हूं। फिर उसने बताया कि ये एक जादुई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे जस्टिस और कॉन्ट्रैक्ट्स के गॉड की गवाही में बनाया जाएगा, और अगर कोई इसे तोड़ेगा तो उसकी आत्मा नरक की आग में जलेगी। मैंने साफ कह दिया कि सिर्फ बातों का कोई मतलब नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अगले ही पल रोशनी चमकी और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए पक्का हो गया। अगले दिन ग्रेल खुद 10 ब्रेड लेकर वाइकाउंट डुबुआ की हवेली पहुंचा और उन्हें छकने के बाद वाइकाउंट इतना खुश हुआ कि उसने उसी समय उसे 5 सिल्वर कॉइन्स इनाम में दिए और ऐलान किया कि अब से वह हर दिन 10 ब्रेड खरीदेगा। मैंने सलाह दी कि कीमत बढ़ाकर हर ब्रेड की एक पूरी सिल्वर कॉइन कर दी जाए और हर दिन सिर्फ 15 ब्रेड ही बेची जाए। और उस दिन के बाद से होप व्हाइट ब्रेड पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अब यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि ब्लैकस्टोन सिटी के बड़े लोगों के बीच अपनी हैसियत दिखाने की चीज बन चुकी थी। 1 महीने तक लगातार कमाई करने के बाद मेरे पास 100 से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स जमा हो चुके थे। लेकिन यह सब मुझे ज्यादा खुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने सब के बावजूद मेरी टेलीपोर्टेशन टैलेंट जरा भी आगे नहीं बढ़ी थी। अभी भी सिर्फ 500 ग्रेन्स की लिमिट थी और अभी भी हर 3 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। मुझे साफ समझ आ गया था कि इस दुनिया में पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर मैं अपनी एबिलिटी को अपग्रेड नहीं कर पाया तो चाहे मेरे पास कितने भी कॉइन्स क्यों ना हो, मैं फिर भी एक चींटी ही रहूंगा। अगर मुझे दूसरी दुनिया से मिली इस गिफ्ट को आगे बढ़ाना था तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे इसी दुनिया के पावर सिस्टम की मदद लेनी होगी। मैंने एक मर्चेंट से पूछा, यह क्या है? उसने जवाब दिया, फायरबॉल स्पेल है, किसी बदकिस्मत एडवेंचरर से निकाला गया है। 30 सिल्वर, 1 कॉपर भी कम नहीं होगा। 30 सिल्वर मेरी लगभग पूरे हफ्ते की कमाई थी, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने पूछा कि कोई माना क्रिस्टल बचा है? उसने कहा, 5 सिल्वर। वापस अपनी जगह पहुंचकर मैंने उत्साह से फायरबॉल स्क्रोल खोला, लेकिन उस पर बने रहस्यमय निशान मुझे किसी उलझी हुई लिखावट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे, और काफी देर तक घूरने के बाद मुझे सिर्फ तेज सिर दर्द मिला। मैंने स्क्रोल पर बने रास्तों में माना चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सच कहूं तो यह समझ में आता था, क्योंकि अगर मैजिक सीखना इतना आसान होता तो इस दुनिया की हर गली में मैजिक घूम रहे होते। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं इसे अकेले नहीं समझ सकता था, क्योंकि मेरे पीछे चाइना की पूरी टॉप रिसर्च ताकत खड़ी थी। इसके बाद मैं कई और दुकानों पर गया, बहुत पैसे खर्च करके कुछ मुश्किल से मिलने वाली किताबें खरीदी, फिर बैठकर कागज और चारकोल से सब कुछ लिखना शुरू किया। हर चीज के बारे में मेरा अंदाजा, उनका इस्तेमाल क्या हो सकता है और मुझे उनसे क्या पता करवाना था। लेटर पूरा होने के बाद मैंने उसे फायरबॉल स्क्रॉल, मैना क्रिस्टल और तीनों किताबों के साथ लेदर पाउच में बंद कर दिया। मैंने खुद से कहा कि यही 2 पूरी सभ्यताओं की टक्कर की चाबी है, और उसी पल से सच में पलटवार की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी तरफ ब्लू स्टार पर अंडरग्राउंड बेस में खबर फैल गई, 1 महीना, 10 टेलीपोर्टेशंस। किसी को नहीं पता था कि इस बार लिन फैन के ज्यादा कीमती चीज भेजने का मतलब क्या है। ये आ गया एकेडमिशन चैन, शुरू करते हैं। समझ गया। मैजिक स्क्रोल, माना क्रिस्टल, तुरंत जांच शुरू करो। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, मिनिस्टर वांग, ये क्रिस्टल एक अज्ञात ऊर्जा कण छोड़ रहा है। इसकी पार करने की क्षमता गैमा रेज से भी ज्यादा है।
हमने अपने पास मौजूद हर सुरक्षा मटेरियल टेस्ट कर लिया, यहां तक कि 1200 मिलीमीटर मोटी लीड प्लेटिंग भी, लेकिन कुछ भी इसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। तभी दूसरे रिसर्चर ने और भी हैरान करने वाली बात जोड़ी कि सबसे अजीब बात यह है कि इसकी एनर्जी लेवल बेहद कम है और ये शरीर के टिश्यूज पर लगभग कोई नुकसानदायक असर नहीं डालती। ये ऐसी कोमल रोशनी की तरह व्यवहार करती है जिसमें लगभग अनंत चीजों को पार करने की क्षमता है। अभी के लिए हम इसे माना पार्टिकल कह रहे हैं, वांगचन ने धीरे से कहा। गैमा रेस से ज्यादा पार करने की क्षमता, लेकिन रेडिएशन का कोई नुकसान नहीं। अगर हम इसके पीछे का सिद्धांत समझ गए तो ये एनर्जी या क्वांटम कम्युनिकेशन में क्रांति ला सकता है। तभी किसी ने याद दिलाया कि जनरल, अभी हमारी पहली जिम्मेदारी लिन फैन की मदद करने का तरीका ढूंढना है। स्क्रॉल की जांच में क्या मिला? जवाब आया कि इसका मटेरियल एक अज्ञात जीव का टिश्यू है और डीएनए स्ट्रक्चर एक बार फिर ट्रिपल हेलिक्स साबित हुआ है। रंस के लिए इस्तेमाल किया गया रंग रासायनिक रूप से बेहद जटिल है और उसमें भी कई अज्ञात स्थिर तत्व मिले हैं। वांग चेन उस अजीब हाइड स्क्रॉल को देखते हुए अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। वे रहस्यमय निशान जैसे पूरी दुनिया को खोलने की चाबी थे। उन सिंबल्स के पीछे की सोच समझने के लिए लिंग्विस्ट्स चाहिए थे। उन एनर्जीज के बीच का संबंध समझने के लिए फिजिक्सिस्ट्स चाहिए थे। मॉडल्स बनाने के लिए मैथमेटिशियंस और सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत थी। उसने तुरंत आदेश दिया, अंडरग्राउंड बेस नंबर 9 को तुरंत दोबारा शुरू करो। 12 घंटे के अंदर पूरी तरह चालू होना चाहिए। सबसे ऊंचा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। मुझे जनरल स्टाफ के 3rd ब्यूरो से कनेक्ट करो। इसे स्पेशल लेवल 1 तक बढ़ाओ और तुरंत 50 स्पेशलिस्ट्स को बुलाओ, जिनमें एंशिएंट लिंग्विस्टिक्स, सेमियोटिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई के एक्सपर्ट्स शामिल हों। पूरे देश में दरवाजे खुलने लगे। एकेडमिशियन ली, बाहर 2 कॉमरेड्स आपसे मिलने आए हैं। उनके पास स्टेट सिक्योरिटी की पहचान है और इसे सबसे जरूरी इमरजेंसी बताया गया है। प्रोफेसर जो, हमें आपकी मदद चाहिए। चीफ इंजीनियर चेन, गाड़ी में बैठिए, इमरजेंसी असाइनमेंट है। रात के अंधेरे में देश के अलग अलग शहरों से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एक के बाद एक चुपचाप उड़ान भरने लगे। हर एक का लक्ष्य एक ही था, पेजिंग के बाहर पहाड़ियों में छुपी हुई एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो किसी भी मैप पर मौजूद नहीं थी और जिसे सिर्फ उसके कोड नेम स्पार्क से जाना जाता था। चाइना की सबसे बेहतरीन बुद्धि रखने वाले ये लोग अपने देश की पूरी ताकत और इच्छा से एक जगह इकट्ठे किए गए थे और उसी पल मैजिक पर आधारित इतिहास की सबसे अनोखी साइंटिफिक लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। पेस के अंदर रास्ते सफेद कोट्स पहने रिसर्चर्स से भरे हुए थे जो तेजी से हर तरफ जा रहे थे और सुचिंग ने वहां कई ऐसे महान लोगों को देखा जिन्हें उसने पहले सिर्फ न्यूज में देखा था। उसने सोचा कि जरूर कोई गलती हुई है। इतने सारे देश के खजाने जैसे एक्सपर्ट्स के बीच मेरी छोटी सी पहचान तो मजाक जैसी है। तभी एक आवाज आई, तुम सुचिंग हो? फिर उसने कहा, यंग हो, अच्छा है, मतलब तुम्हारा दिमाग अभी तेज चलता है। उसने जवाब दिया, हेलो प्रोफेसर जो। प्रोफेसर जो ने कहा कि बातों का समय नहीं है, तुम्हारा काम उस ग्रुप में शामिल होकर सामने मौजूद चीज को जितनी जल्दी हो सके समझना है। ये एक पूरी तरह नई भाषा है। हमारे पास इसकी डिक्शनरी है, इसके हिस्ट्री टेक्स्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास इसका एक भी ग्रामर रूल नहीं है। सुपर कंप्यूटर पहले ही सारे रॉ डेटा को तोड़ चुका है। अब तुम्हारी टीम को खुद इसकी ग्रामर दोबारा बनानी होगी। कुछ समय बाद अचानक किसी ने आवाज लगाई कि मॉडल कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है और सुचिंग के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही पूरा ट्रांसलेशन बड़ी स्क्रीन पर सामने आया, कमरे में गूंज रही खुशी धीरे धीरे शांत होने लगी। डिस्प्ले पर अजीब शब्द भरे हुए थे, जेनेसिस एरा, टाइटन, विदरिंग की शुरुआत, माना खत्म होना। किसी ने धीरे से कहा कि क्या यह किसी देश की धार्मिक कहानी है? किसी और ने जवाब दिया कि सच कहूं तो ये किसी गेम की कहानी जैसा ज्यादा लग रहा है। क्या सच में देश ने इतनी बड़ी ऑपरेशन सिर्फ दूसरी दुनिया की कोई फैंटेसी कहानी ट्रांसलेट करने के लिए शुरू की है? तभी प्रोफेसर जो ने सबको रोकते हुए कहा कि सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे सामने अभी इससे भी मुश्किल काम बाकी है। हमें इसे भी ट्रांसलेट करना है। जैसे ही सूचिंग ने देखा कि यह एक मैजिक स्क्रोल था, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले उसे लग रहा था कि यह सब सिर्फ कोई अजीब कहानी होगी,
लेकिन अब अचानक उसे एक डराने वाली सच्चाई महसूस होने लगी। क्या मैजिक सच में हो सकता है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया मौजूद हो सकती है? प्रोफेसर जो ने शांत आवाज में कहा कि हम किसी कहानी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक असली दूसरी दुनिया को समझ रहे हैं। चलो काम शुरू करते हैं। उसके इतना कहते ही स्क्रॉल पर लिखे शब्द जल्दी से ट्रांसलेट कर दिए गए, लेकिन उसमें लिखी बातें किसी इंस्ट्रक्शन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो ज्यादा किसी समझ ना आने वाली कविता जैसी थी, जिनके साथ अजीब शब्दों का पूरा सेट लिखा था, जिसे लिखा तो जा सकता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्हें बोलना कैसे है और किस आवाज में पढ़ना है। और स्क्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा एक बेहद मुश्किल पैटर्न से भरा हुआ था, जिसने सभी को पूरी तरह उलझा दिया था। उन अनजाने सिंबल्स के सामने पूरा प्रोजेक्ट पहली बार रुक गया। तभी चीफ इंजीनियर चेन ने अचानक कहा कि ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। एक पुराने पावर ग्रिड इंजीनियर होने की वजह से उसे मुश्किल स्ट्रक्चरल डायग्राम समझने की आदत थी, और बिना चाहे ही उसका दिमाग इस पैटर्न को उसके पुराने थीसिस के अल्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड पावर फ्लो डायग्राम से मिलाने लगा। ये लाइंस, ये नोड्स और हर चीज के बहने की दिशा। और तभी अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। अगर ये कोई पिक्चर है ही नहीं तो? अगर ये असल में एक सर्किट डायग्राम हुआ तो? चीफ इंजीनियर सबके सामने खड़ा हुआ और किसी जुनूनी इंसान की तरह समझाने लगा कि ये मोटी लाइंस मैन ट्रंक लाइंस हैं, ये कम रेजिस्टेंस दिखाती हैं। ये पतली लाइंस ब्रांचेस हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस वाली। और ये बड़े नोड्स कोई रून्स नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर्स और कैपेसिटर्स की तरह हैं, जो एनर्जी को बढ़ाने, घटाने और स्टोर करने के काम आते हैं। उसने पावर ग्रिड एनालिसिस की पूरी थ्योरी उस मैजिकल पैटर्न पर लगा दी, और ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉज के हिसाब से उसे ऐसे सॉल्व करने लगा जैसे उसके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हो। कई दिनों से ना सोए हुए एक्सपर्ट्स भी उसके काम की तेजी देखकर उसमें शामिल हो गए, और सभी ने देखा कि उसका चेहरा कंफ्यूजन से शॉक में बदल रहा था, जबकि सूचिंग खुद भी पूरी तरह चुप होकर गहरी सोच में डूब गई थी। कैलकुलेशंस और तेज होती गईं, और जब आखिरकार आखिरी नोड अपनी जगह बैठ गया तो पूरा स्ट्रक्चर एक परफेक्ट लूप में बंद हो गया। एनर्जी की हर धारा एक साथ मिलकर ठीक एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंच रही थी, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम। ये पूरा हो गया था। इसकी लॉजिक सच में पूरी तरह मैच हो गई थी। सूचिंग की आंखों में ऐसी चमक आ गई जो पहले किसी ने नहीं देखी थी, और उसने कहा कि मुझे लगता है हमें इसे मैना सर्किट कहना चाहिए। और जिस पल ये शब्द उसके मुंह से निकले, मैजिक कोई रहस्यमय और छू ना सकने वाली ताकत नहीं रहा। ये एक ऐसा एनर्जी सिस्टम बन गया था जिसे समझा जा सकता था, जांचा जा सकता था और दोबारा बनाया भी जा सकता था। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई कि माना सर्किट समझ लिया गया है। इसका मतलब है कि शायद हम सच में ब्लू स्टार पर मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डॉक्टर सूचिंग की कैलकुलेशंस को पूरी तरह दोबारा चेक किया है, और फुक्सी ने 11 से ज्यादा सिमुलेशंस चलाकर वही रिजल्ट कंफर्म किया है। ये मैजिकल पैटर्न असल में एनर्जी को चलाने, बढ़ाने और आकार देने का एक बेहद पावरफुल सिस्टम है। फिर सवाल आया कि क्रिस्टल का क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस? जवाब मिला कि ज्यादा नहीं। इसका 99% हिस्सा साधारण क्वार्ट्ज जैसा ही है, लेकिन बचा हुआ 1% एक अनजान एलिमेंट है। इसकी अंदरूनी बनावट बहुत अलग है, जैसे कोई मजबूत पिंजरा हो। हमारी थ्योरी ये है कि मना पार्टिकल्स उसी पिंजरे के अंदर बंद हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि उसे खोला कैसे जाए। किसी ने पूछा कि क्या स्क्रॉल में क्रिस्टल इस्तेमाल करने के बारे में कुछ लिखा है? जवाब आया कि वहां की जानकारी साफ नहीं है। ज्यादातर बातें किसी धार्मिक प्रार्थना जैसी लगती हैं, लेकिन बार बार एक इनकैंटेशन की जरूरत बताई गई है, और उसके साथ एक अजीब सा प्रोनंसिएशन दिया गया है। हमारा अंदाजा है कि शायद ये किसी तरह के साउंड रेजोनेंस की तरह काम करता है। तभी किसी ने कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर एक ताला है, तो एक खास फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव शायद उसकी चाबी होगी। तुरंत आदेश दिया गया और पूरी लैब फिर से तेजी से काम में लग गई। एक हाई प्रिसिजन साउंड जनरेटर लाया गया और माना क्रिस्टल की तरफ लगाया गया, जबकि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने इनकैंटेशन के शब्दों को ऑडियो वेव्स में बदल दिया। टेस्ट शुरू हुआ। फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज, साउंड प्रेशर 90 डेसिबल। कुछ नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी 33.5 हर्ट्ज की गई, प्रेशर 110 डेसिबल तक बढ़ाया गया और स्क्वायर वेव फॉर्म लगाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
क्रिस्टल अपने बंद चेंबर में किसी जिद्दी पत्थर की तरह पड़ा रहा, जैसे उस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। किसी ने पूछा कि क्या यह ट्रांसलेशन मिस्टेक हो सकती है। जवाब आया कि इसकी संभावना कम है। हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर मॉडल 97% से ज्यादा एक्यूरेसी पर चल रहा है। शब्दों की समझ गलत नहीं होनी चाहिए। साउंड, इनकंटेशन, स्प्रिट। प्रोफेसर जो से पूछा गया कि क्या स्क्रॉल में कैस्टर यानी मैजिक इस्तेमाल करने वाले इंसान की भूमिका के बारे में कुछ लिखा है। जवाब आया, मिल गया। इसमें लिखा है कि कास्टर को सेक्रेड स्टोन हाथ में पकड़कर गॉड्स के शब्द बोलने होंगे। शायद असली समस्या यहीं छुपी थी। वे अब तक सब कुछ मशीन्स से सिमुलेट कर रहे थे और सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज कर चुके थे, यानी बीच में मौजूद इंसान को। शायद साउंड सिर्फ आधी चाबी थी और बाकी आधी इंसान के शरीर का अपना बायो इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब कोई इंसान खुद क्रिस्टल को छूकर उसी समय इनकैंटेशन बोलेगा, तभी दोनों मिलकर उस पिंजरे को खोल पाएंगे। तुरंत इंसान के साथ डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी का आदेश दिया गया। तभी वांगचन ने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। सबने रोकते हुए कहा कि मिनिस्टर, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसने साफ कह दिया कि यह आदेश है। अगर मुझे कुछ होता है तो एकेडमिक इन ली कमांड संभालेगा। करीब 10 मिनट बाद वांग चेन आइसोलेशन चैम्बर में गया। उसने धीरे से सांस ली और अपना हाथ क्रिस्टल की ठंडी सतह पर रखा। एग्नेस इग्निसोर प्रुस्नी। लगातार 3 बार कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। एनर्जी का कोई बहाव नहीं था और उसने बिना देर किए किसी और को अंदर भेजने का आदेश दे दिया। एक एक करके देश के सबसे मशहूर एक्सपर्ट्स लाइन में खड़े होकर उस चेंबर के अंदर जाने लगे। वे अपने खाली हाथों से क्रिस्टल को छूते और इनकैंटेशन बोलते, और उनमें से हर एक ने अपने खुद के खतरे के बारे में सोचना छोड़ दिया था। सब कुछ सिर्फ मैजिक के उस आखिरी मुश्किल कदम को समझने के लिए था। 2 घंटे बाद ज्यादातर साइंटिस्ट्स अपनी कोशिश कर चुके थे और हर एक कोशिश का नतीजा एक जैसा था, असफलता। सच उनके इतने करीब था जैसे हाथ बढ़ाते ही पकड़ लेंगे, फिर भी वह एक ऐसी दीवार के पीछे बंद था जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। थ्योरी सही थी, तरीका भी आजमाया जा चुका था, तो आखिर गलती कहां हो रही थी। तभी एक नई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम सुचिंग शू है। वह क्वांटम एंटैंगलमेंट और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र की सबसे कम उम्र में पहचानी गई एक्सपर्ट थी। कुछ घंटे पहले एक मिलिट्री जेट मुझे बिना किसी वार्निंग के शंघाई से ले आया था, और जब मैं पहली बार यहां पहुंची तो मुझे लगा था कि शायद कोई बड़ा क्वांटम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रहा होगा जिसे मुझे सॉल्व करना है। और सच कहूं तो कुछ समय तक ये सोचकर मैं काफी एक्साइटेड भी थी। लेकिन यहां आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी यहां कोई जरूरत ही नहीं है। इस जगह फिजिक्स, मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, एनर्जी और लैंग्वेज के सबसे बेहतरीन दिमाग इकट्ठे किए गए थे, और उनमें से हर किसी के सामने एक साफ काम था। और मैं यहां थी, एक क्वांटम एंटैंगलमेंट स्पेशलिस्ट, जिसका आसपास चल रही किसी भी रिसर्च से कोई सीधा कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि जिसने भी ये टीम बनाई थी उसे पता नहीं था कि कौन कौन सी फील्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने हर पॉसिबल फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला लिया था, बस जरूरत पड़ने की उम्मीद में। और साफ था कि मैं वही जरूरत पड़ने वाली इंसान थी जिसकी आखिर में जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने आसपास देखा और पूछा, वहां आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने जवाब दिया, पक्का नहीं, लगता है किसी तरह का मैजिक टेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर वह चौंक गई। मैजिक? तुम मजाक कर रहे हो ना? वह ऐसे परिवार से आई थी जहां टॉयस्ट परंपराएं कई पीढ़ियों पहले ही कमजोर पड़ चुकी थीं। बचपन में उसके दादाजी उसे जबरदस्ती पालथी मारकर बैठाते और सांस लेने और एनर्जी कंट्रोल करने की टेक्निक्स याद करवाते थे, और उसने अपनी पूरी जवानी साइंस पढ़ने में लगा दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि ऐसी खाली और बिना आधार वाली अंधविश्वास जैसी चीजों को मजबूत फैक्ट्स से गलत साबित कर सके। लेकिन इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद आज वह देश की सबसे सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में खड़ी थी और एक ऐसी चीज देख रही थी जो डराने वाली हद तक उसके दादाजी की सिखाई हुई चीजों जैसी लग रही थी। तभी आवाज आई, डॉक्टर सू चिंगशू, अब आपकी बारी है। उसके अंदर की हर सोच उसे मना करने को कह रही थी, लेकिन सामने खड़े आदमी की आंखों में देखकर उसने अपना इनकार वापस निकल लिया। वांग चेन ने उसके चेहरे पर लिखी हिचकिचाहट और आधे मन से करने वाला रवैया साफ देख लिया था, इसलिए वह उसके पास आया और सीधे बोला, डॉक्टर जू,
मैं समझता हूं कि आपके मन में शक हो सकता है, लेकिन आप इस पर विश्वास करें या ना करें, एक बार अंदर जाने के बाद मुझे चाहिए कि आप हर कदम को पूरी गंभीरता से करें। समझ गई? उसने जवाब दिया कि मैं कर दूंगी। अंदर जाने के बाद किसी ने उसे निर्देश दिया कि अपनी स्पिरिट को फ्लेम की धड़कन के साथ मिलाओ। स्पिरिट? वह आखिर इस पर फोकस कैसे करे? वह एक फिजिसिस्ट थी। उसकी पूरी दुनिया इक्वेशंस और डेटा से बनी थी। लेकिन जब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी उसके दिमाग की गहराई से बचपन की एक पुरानी याद वापस आई। दिल को शांत करो, स्पिरिट को इकट्ठा करो, अपने इरादे को अंदर संभालो और बाहर की दुनिया को महसूस करो। उसने अपने अंदर के विरोध को छोड़ने की कोशिश की, दिमाग को खाली किया और अपना पूरा ध्यान उन उंगलियों पर ले आई जो क्रिस्टल को छू रही थी। अचानक उसकी उंगलियों में एक अजीब एहसास दौड़ा, जैसे उसकी चेतना क्रिस्टल की मजबूत सतह को पार करके उसके अंदर घूम रहे एनर्जी के समुद्र से जुड़ गई हो। क्या वह सच में कुछ महसूस कर रही थी? एग्नेस, इग्निस और प्रुस्नी। जैसे ही आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला, उसकी उंगलियों से हल्की गर्मी की एक लहर निकली। सुचिंगशु की आंखें अचानक खुल गईं और आइसोलेशन ग्लास के दूसरी तरफ वांगचेन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अविश्वसनीय नजारा था। उसकी खुली हुई बाईं हथेली के ऊपर ऑरेंज फ्लेम की एक छोटी सी गेंद हवा में तैर रही थी, जो हल्की गर्माहट और रोशनी फैला रही थी। इंटरकॉम से आवाज आई, डॉक्टर शू, शांत रहिए, एनर्जी को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कीजिए। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट ने काम संभाल लिया और उसने फ्लेम को चेंबर के दूसरी तरफ रखे एलॉय टारगेट की ओर धकेल दिया। ये होते ही पूरा रिसर्च हॉल गहरी खामोशी में डूब गया। उसने हिलते हुए पूछा, मैंने अभी क्या कर दिया? तभी उसे बताया गया कि यह सबसे ऊंचे लेवल की इमरजेंसी डायरेक्टिव है और आदेश है कि आपको तुरंत एक सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रांगहोल्ड ले जाया जाए। इसी बीच उसके दादाजी बैठे सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। बस जवानी में कभी कभी मंदिर का मुफ्त खाना खा लिया था, लेकिन वो भी इतना बड़ा अपराध नहीं था कि इस तरह हिसाब लिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें कोर रिसर्च जोन में लाया गया, सबसे पहले उन्होंने अपनी पोती सुचिंग शू को देखा, जो एक गर्म चर्चा के बीच खड़ी थी, और अचानक उनके दिल में एक बुरा एहसास उठा। क्या सच में वे उसे, जिसे लोग पुराने जमाने के अंधविश्वास का प्रतीक मानते थे, इतने सारे साइंटिस्ट से भरी फैसिलिटी में सिर्फ एक चेतावनी की तरह इस्तेमाल करने लाए थे? क्या उसे साइंस के नाम पर बलि का बकरा बनाया जाने वाला था? तभी वांग चेन ने उनका स्वागत करते हुए कहा, डाओइस्ट जांग, मैं वांग चेन हूं और यहां की कमांड मेरे पास है। स्थिति बहुत जरूरी है। कृपया पहले ये फुटेज देखिए। उसे देखते ही जांग चिंगशुन ने कहा, फायर कंट्रोल टेक्निक। वांगचेन ने उन्हें एक फाइल दी, जिसके पहले ही पेज पर हाइड स्क्रोल की साफ तस्वीर थी। उसने समझाया, हम इसे फायर बॉल स्पेल कहते हैं। डॉक्टर स्यू ने इसी के जरिए ये एबिलिटी हासिल की है। इस फाइल में ओरिजिनल टेक्स्ट, उसका ट्रांसलेशन और हमारे फिजिक्सिस्ट द्वारा बनाए गए माना सर्किट एनर्जी डायग्राम्स मौजूद हैं। जांग चिंगसुन जितनी देर उसे देखते गए, उनका चेहरा उतना ही गंभीर होता गया। उन्होंने धीरे से कहा, दाओ प्रकृति का पालन करता है। रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। ये टेक्निक और हमारे डेविस्ट टेक्स्ट्स में लिखी फायर कंट्रोल मेथड्स असल में एक ही मूल सिद्धांत पर आधारित हैं। फिर उन्होंने समझाया, ताओइज्म में हम इसे फू यानी टैलिस्मैन कहते हैं। इसके अंदर खुद कोई शक्ति नहीं होती, इसे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए एक गाइड डायग्राम समझिए। इस्तेमाल करने वाला अपनी स्पिरिट को माध्यम बनाता है और टैलिस्मन के पैटर्न के हिसाब से आसमान और धरती में फैली एनर्जी को गाइड करता है, जिसे हम ची कहते हैं। फिर उसे आकार देकर बाहर प्रकट करता है। अब मैं समझ गया, उन्होंने आगे कहा, शायद हमारी दुनिया सच में धर्मा डिक्लाइन के युग से गुजर रही है। पुराने समय में आसमान और धरती में भरी चुई बहुत ज्यादा और मजबूत थी। इसी वजह से हमारे पूर्वज इन तरीकों से हवा और बारिश को बुला सकते थे। लेकिन समय के साथ वो एनर्जी धीरे धीरे कम होती गई और पुरानी टेक्निक्स बिना स्रोत वाली नदियों जैसी बन गई, इसलिए उनकी शक्ति खुद ब खुद खत्म हो गई। ये बात कमरे में मौजूद हर इंसान के दिमाग में अचानक रोशनी जलने जैसी लगी, और इससे पूरी तरह समझ आ गया कि आखिर डाओइस्ट प्रैक्टिसेस दूसरी दुनिया के मैजिक से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई क्यों लग रही थी। शांग चिंगचुअन ने सू चिंग शू के एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड्स देखे और सिर हिला दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि स्क्रोल और अब तक साइंटिस्ट्स द्वारा
किए गए सारे टेस्ट पूरी तरह गलत चीज के पीछे अटक गए थे। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा कि मुझे एक बात कहनी है। असली टाओइस्ट प्रैक्टिस में मास्टरी का सिद्धांत यह है कि इरादा दिल के साथ चलता है और टेक्निक दिल से पैदा होती है। जब हम इनकैंटेशन कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ध्यान को एक जगह इकट्ठा करना होता है। एनर्जी खुद बेजान होती है, उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तुम बस हाथ बढ़ाकर उसे ले सकते हो। तो फिर पहले शब्द बोलकर खुद को उसके सामने बताने की जरूरत ही क्या है? क्या ये असली जड़ को छोड़कर सिर्फ शाखा के पीछे भागने जैसा नहीं है? मेरी पोती इनकैंटेशन पूरा करने के बाद इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि उन शब्दों में कोई खास शक्ति थी, बल्कि वजह सिर्फ ये थी कि उसकी ट्रेनिंग अभी गहरी नहीं थी और उसकी स्पिरिट खुद से फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे सही स्थिति में पहुंचने के लिए उन शब्दों की मदद चाहिए थी। साफ शब्दों में कहें तो उस स्क्रॉल पर लिखे सारे इनकेंटेशंस और हाथों के इशारे सिर्फ बिगिनर्स के लिए ट्रेनिंग टूल्स हैं। खुद को सही दिशा देने का तरीका बिल्कुल वैसे जैसे चलना सीख रहे बच्चे के लिए सहारा होता है। ये समझाने के बाद उसने खुद दिखाने का फैसला किया। वह आइसोलेशन चेंबर के अंदर गया, माना क्रिस्टल की तरफ देखा और उसे छूने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने बस अपना हाथ उसके ऊपर हवा में रखा, धैर्य से सांस ली, अपनी आंखें आधी बंद की और अपने मन में मैना सर्किट की तस्वीर बनाई। इरादे को पकड़ो, उसकी कल्पना करो और मन को ची को रास्ता दिखाने दो। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। वांगचन आइसोलेशन चेंबर की अलॉय वॉल को घूरता रह गया, जिसमें अब एक साफ छेद चल चुका था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ना कोई इनकैंटेशन, ना कोई इशारा, यहां तक कि कोई फिजिकल टच भी नहीं। इसका मतलब था कि मैजिक या फिर ये जो भी असाधारण शक्ति थी, उसे उन सभी मुश्किल और अनिश्चित रिचुअल्स से पूरी तरह आजाद किया जा सकता था। इसे आसान बनाया जा सकता था, स्टैंडर्ड बनाया जा सकता था, यहां तक कि बड़ी मात्रा में तैयार भी किया जा सकता था। उसी पल वांग चेन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया बनने लगा और उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी कोर प्रोजेक्ट टीम्स के लीडर्स को तुरंत बुलाओ। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस रूम अभी। सभी के इकट्ठा होते ही उसने घोषणा की कि इस पल से हम इनकैंटेशंस और हाथों के इशारों पर सारी रिसर्च पूरी तरह बंद कर रहे हैं और उससे जुड़े सारे साधन नई दिशा में लगाए जाएंगे। हमारा नया लक्ष्य है एक ऐसा स्टैंडर्ड और साइंटिफिक ट्रेनिंग सिस्टम बनाना जिससे बिना शब्द बोले मैजिक इस्तेमाल किया जा सके, जिसे कोई भी साधारण इंसान सीख सके। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, टाओइस्ट, बुद्धिस्ट या पूरी तरह साइंटिफिक। मुझे सिर्फ एक रिजल्ट चाहिए, एक ऐसा ऑर्डिनरी सोल्जर जिसने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं ली हो, वह सबसे कम समय में आग को कंट्रोल करना सीख जाए। वांगचन के आदेश के साथ ही पूरे बेस की रिसर्च डायरेक्शन पूरी तरह बदल गई और रहस्य और साइंस को मिलाने वाली एक अनोखी लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद एक स्पेशलिस्ट्स को मिलिट्री जेट्स से लाया जाने लगा। वुदांग माउंटेन पर सालों तक अकेले प्रैक्टिस करने वाला इंटरनल मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर, लॉन्गहू माउंटेन की टैलिस्मन क्राफ्टिंग परंपरा का वारिस और इंसानी दुनिया से दूर पहाड़ों में गहरी मेडिटेशन में महारत हासिल करने वाला मंक, वे असली कल्टीवेटर्स जो अब तक सिर्फ कहानियों में मौजूद लगते थे, इतिहास में पहली बार अपने देश की इच्छा से एक जगह इकट्ठे हुए थे। एक मास्टर ने जोर देकर कहा कि जब दिल चलता है तो इरादा चलता है, और जब इरादा चलता है तो जी बहती है, इसलिए दिल ही असली चाबी है। तभी एक मोक ने शांत आवाज में जवाब दिया, अमित भा, मेरे हिसाब से असली चीज शांति है। सिर्फ जब मन पानी की तरह शांत होता है तभी वह हर चीज को साफ दिखा सकता है। तभी एक युवा फिजिक्सिस्ट ने उनकी बातों को डेटा से जोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, पूरी तरह ऐसा भी नहीं है। मेरे ईईजी रीडिंग्स के हिसाब से सबसे जरूरी चीज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में थीटा बैंड एक्टिविटी का सिंक्रनाइज्ड बढ़ना है। अगले 3 घंटे तक पुराने मास्टर ने उसे अपनी बातों में उलझाए रखा और आखिर में चीफ एडवाइजर के रूप में झांग चिंग शुआन को आकर रिसर्च को वापस सही रास्ते पर लाना पड़ा, जिससे पूरा बेस फिर से पूरी स्पीड पर काम करने लगा। हर प्रैक्टिशनर को हाई प्रिसिजन ईईजी सेंसर लगाया गया और जैसे ही वे कास्टिंग स्टेट में जाते, उनके दिमाग में चलने वाला हर न्यूरल सिग्नल रिकॉर्ड होकर सीधे फुक्सी सुपर कंप्यूटर के कोर में भेज दिया जाता। कंप्यूटिंग टीम का काम था उस डेटा के समुद्र से वो सबसे स्टेबल और कॉमन ब्रेन वेव पैटर्न निकालना जो कास्टिंग इंटेंट से जुड़ा था।
कुछ समय बाद किसी ने घोषणा की, हमें मिल गया, यही सफलता की चाबी है। कास्टर के दिमाग में बनाई गई इमेज जितनी ज्यादा साफ और स्टेबल होती है, उसका स्टैंडर्ड मॉडल से मैच उतना ज्यादा होता है और कास्टिंग उतनी ही आसान और पावरफुल बन जाती है। ये डिस्कवरी पुराने सिद्धांत से पूरी तरह मैच कर रही थी कि टेक्निक दिल से पैदा होती है। और इसी सफलता के आधार पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम ने तेजी से न्यूरो फीडबैक बेस्ड मेडिटेशन ट्रेनिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना दिया। यूजर्स को बस ईईजी हेडसेट पहनना होता था और प्रैक्टिस करते हुए मन में इमेज बनानी होती थी। सिस्टम रियल टाइम में उनके ब्रेन वेव सिग्नल्स पकड़ता और उन्हें डेटाबेस में रखे स्टैंडर्ड कास्टिंग मॉडल से कंपेयर करता था। जितना ज्यादा मैच होता हेडसेट में आवाज उतनी ही शांत और अच्छी हो जाती, और जितना ज्यादा फर्क होता आवाज उतनी ही खराब और चुभने वाली हो जाती। इस सिस्टम ने मुश्किल और समझ से बाहर लगने वाली मेडिटेशन ट्रेनिंग को एक महसूस की जा सकने वाली चीज में बदल दिया। मतलब अब ट्रेनीज को कोई गहरी रहस्यमय मानसिक टेक्निक समझने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस गेम खेलने की तरह अपनी मेंटल स्टेट एडजस्ट करनी थी, जब तक उन्हें सही आवाज ना मिल जाए। और उसी पल मैजिक को हमेशा के लिए उसकी ऊंची रहस्यमय जगह से नीचे उतार दिया गया। एक हफ्ते बाद जॉइंट लेबोरेटरी नंबर 1 के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस से चुना गया एक युवा सोल्जर आइसोलेशन चेंबर में दाखिल हुआ। उसने पहले कभी किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली थी, यहां तक कि उसे इस टेस्ट से पहले मेडिटेशन के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उसके पास सिर्फ असिस्टेड ट्रेनिंग सिस्टम के साथ बिताए हुए 24 घंटे थे, और फिर यह काम कर गया। उसी पल पूरा कमरा खुशी से गूंज उठा। सभी लोग अपनी गंभीरता भूलकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाने लगे। वांग चेन उस युवा सोल्जर को देख रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसके दोनों हाथों की कसी हुई मुट्ठियां बता रही थीं कि वह अपने अंदर कितनी भावनाएं दबा रहा था। उन्होंने मैजिक के रहस्य को पूरी तरह समझ लिया था और उसे एक ऐसी चीज में बदल दिया था जिसे स्टैंडर्ड तरीके से बनाया, दोहराया और बड़े पैमाने पर सिखाया जा सकता था। उस पल से चाइना के हाथ में उस अनजान दुनिया के खिलाफ एक और बड़ा हथियार आ चुका था। आखिरी टेस्ट के दौरान दूसरी दुनिया से आया मना क्रिस्टल आखिरकार अपनी सारी एनर्जी खत्म करके एक साधारण से भूरे पत्थर में बदल गया। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चाइना फायरबॉल स्पेल के पीछे का सिद्धांत पूरी तरह समझ चुका था। अगला ट्रांसफर विंडो खुलने से पहले वांग चेन ने खुद अगली मदद की तैयारी देखी। आटा, दवाइयां, ज्यादा एनर्जी देने वाले फूड बार्स और बाकी जरूरी चीजें अभी भी लिस्ट में थीं, लेकिन इस बार पैकेज के बीच में कुछ बिल्कुल नई चीजें रखी गई थीं। इस बार ये लिन फैन के लिए चाइना की पहली असली और पूरी तरह तैयार की गई मदद होने वाली थी।